नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 10 का जो नया सिलेबस जारी हुआ है या इस साल से यानी 2021-22 से जो 22 वाली परीक्षा होगी वो अपने नए सिलेबस यानी एनसीईआरटी के सिलेबस पर आयोजित होगी और एनसीईआरटी का सिलेबस ही सीबीएसई बोर्ड का है। कहने का मतलब कि अब हमारे समरूपता हो जाएगी। सीबीएसई बोर्ड में ही पहला पार्ट अपना जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है और हमारे राजस्थान बोर्ड में जो पहले थोड़ा सा डिफरेंस था मतलब अब दोनों कॉमन हो जाएगी, दोनों सिमिलर हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा। तो क्लास 10 वाले बच्चों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो मेरे स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ भी हैं उनके लिए ये पहला पार्ट और इस तरह से अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो हम सभी पाठों को वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे मतलब। तो अब देखो इस पाठ को पढ़ने से पहले आपका पूरा कोर्स करवाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी सभी शब्दों का इस्तेमाल करके आपको बिल्कुल समझाया जाएगा और आप भरोसा रखिए इससे बेहतर आप लोग और कहीं नहीं समझ पाओगे। तो एकदम बढ़िया दिमाग शांत रख के अच्छा सा माहौल बना के मूड बना के और जिससे हम पढ़ रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए पढ़ने का मानस बनाइए। अब देखो हम फालतू की बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक ये है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रसायन किसे कहते हैं और समीकरण क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं मतलब जैसे देखो प्रकृति में कुल मिला के बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व या पदार्थ। तो देखो एक आप ये भी ध्यान रखना कि दुनिया में बहुत सारे पदार्थ आप हमेशा देखते हो मतलब, ठीक है ना। तो आप पदार्थ देखते हो और पदार्थ के 3 गुण होते हैं। आपने 9वीं क्लास में या फिर पहली क्लास में पढ़ा होगा कि जो बार घेरता जिसमें बार होता है मतलब वेट होता है, ठीक है ना। जो जगह घेरता है मतलब स्पेस घेरता है और 5 इंद्रियां द्वारा महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है पदार्थ, ठीक है। अब ये देखो ध्यान रखना ये पदार्थ वापस 3 प्रकार का होता है मतलब इसकी वैसे अपन अलग पढ़ेंगे। अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। और संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व, ये 9वीं में पढ़ाई होगा वैसे आपने, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो ध्यान रखना इनमें से सबसे खास है तत्व। तत्व उन्हें कहते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु मतलब एक ही प्रकार के, जैसे कि सोना है तो सोने में फिर सभी परमाणु सोने के ही होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो और इसमें निश्चित अनुपात में उपस्थित हो तो इसको कहते हैं भाई यौगिक, ठीक है ना। निश्चित अनुपात ये थोड़ा सा आप ऐसे पढ़ लिया होगा वैसे 9वीं में, फिर भी याद रखना। और इसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो तत्व और ये जो तत्व है मतलब ये कुल मिला के जैसे ये पदार्थ है ये ही रसायन है जो वर्तमान में 118 खोजे गए, ठीक है ना। जिनको हम आवर्त सारणी में भी हमने पहले पढ़ा होगा या आगे हम और पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो पहली बात तो ये कि ये रसायन होते हैं क्या है, तो ये जो पदार्थ है यही रसायन होते हैं, ठीक है ना। जब कोई भी चीज़ हो उसके 2 गुण होते हैं, एक तो भौतिक गुण जो बाहरी गुण होते हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, जैसे इस मार्कर को देख रहे हो, जैसे इस मार्कर को देख रहे हो, तो आप भौतिक गुण इन तीनों मार्करों का ये बता सकते हो कि सर बाकी सब इसमें सिमिलरिटीज है, बाकी सब समान है पर इसका कलर लाल है, ये ब्लू यानी आसमानी है और ये ब्लैक है। तो ये आपका क्या कहते हैं कि जो आपने देखा है ये भौतिक गुण देखे आपने, लेकिन अंदर से अगर आप साई देखोगे और साई का अंदर की कोई चीज़ देखोगे आप तो वो तीनों में सिर्फ कलर का चेंजेस रहेगा, बाकी जो उनका रासायनिक संगठन है या केमिकल फॉर्मेशन है, कंपोजिशन है, वो सबका सेम रहेगा। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताऊं, बर्फ़ देखा आपने बाहर से तो एक बर्फ़ आपको ठोस अवस्था में लगेगा, पानी आपको द्रव अवस्था में लगेगा और वही अगर आप भाप दिखोगे तो गैस अवस्था में लगोगे। तो बाहर से आपको 3 चीज़ें अलग दिख रही हैं लेकिन अंदर से वो तीनों ही चीज़ें जल से ही बनी हुई है और जल का फॉर्मूला H2O होता है। तो कुल मिला के किसी भी पदार्थ के, अब देखो ये जो आपने पदार्थ पढ़ा मतलब इसके 2 गुण होते हैं, ठीक है ना। गुण कितने होते हैं भाई, 2 गुण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाहरी गुण और एक आंतरिक गुण। अच्छे से समझना, आपको फिर टॉपिक पे आते हैं कि सर ये आपने क्या स्टार्ट कर दिया, हमारा टॉपिक में तो कहीं है ही नहीं। तो हम इतना बेसिक से पढ़ रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़ भूलने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है कि पहली कक्षा में हमने पढ़ा ही नहीं था, 8वीं में 10वीं में या कहीं पे भी हम भूल गए हैं। तो आपको पूरा डिटेल से करवाया जाएगा, भले ही 4 की जगह 5 वीडियो बन जाए।
अब देखो बाहरी यानी एक्सटर्नल, ठीक है ना, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए बता दूं, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। और ध्यान रखना इंटरनल जो गुण होते हैं किसी भी पदार्थ के वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज या गुण या कैरेक्टर। और ये जो एक्सटर्नल बाहरी होते हैं इन्हीं को फिजिकल या भौतिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो ये चीजें देखो, किसी भी पदार्थ के गुण अगर आप पूछ ले, दुनिया में जितने भी पदार्थ है उनके दो गुण है। जैसे आपके भी अगर पूछे तो दो गुण है, एक आप बाहर से रंग रूप से कैसे हो, ठीक है ना, और एक आपके अंदर के गुण जो मानवीय गुण है वो किस तरह के हैं। तो ये जैसे अपने पदार्थ है उसके भी दो गुण होते हैं, बाहरी गुण और आंतरिक गुण। और बाहरी गुणों को भौतिक गुण कहते हैं, ये वाला बाहरी गुणों को भौतिक गुण कहते हैं और आंतरिक गुणों को रासायनिक गुण कहते हैं। तो ध्यान रखना ये भी आंतरिक गुणों को रासायनिक गुण कहा जाता है। तो इसी आधार पर हम एक चीज और पढ़ाएंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि दुनिया में बहुत सारे पदार्थ है, पदार्थ की परिभाषा है जिसमें बाहर वो जिसे इंद्रिय द्वारा महसूस किया जा सकता है, वो पांचों इंद्रिय द्वारा जो जगह घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ अगर आपको रासायनिक संगठन के आधार पर पूछे, रासायनिक संगठन के आधार पर, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और कैसे रासायनिक संगठन एक और क्या है, तो वो देखो अगर अवस्था के आधार पर पूछे आपसे, अवस्था के आधार पर, चलो मैं यही बता देता हूँ। तो ये ध्यान रखना 3 होते हैं लेकिन अब 5 होने लगे। एक तो सॉलिड यानी ठोस, ठीक है, द्रव यानी लिक्विड, और गैस यानी गैस। एक आपको ध्यान हो तो प्लाज्मा, ठीक है, और एक बीईसी आपके नमी में पढ़ा होगा आपने, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 प्रकार के अवस्था के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये जो तत्व है तो ये कुल मिला के 118, मतलब ये पदार्थ भी 118 है, वो अलग अलग बात है कि अवस्था वगैरह, ठीक है ना। तो 118 ये तत्व, यौगिक वगैरह मिश्रण, तो यही जो पदार्थ है यही जो है वो रसायन कहलाते हैं। तो यही जो है वो क्या कहलाते हैं, रसायन। अब इन रसायनों के मध्य जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो एकदम ये आसान भाषा में जो परिभाषा है वो है कि विभिन्न रसायनों के मध्य होने वाली क्रिया को क्या कहलाता है, या क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये इस तरह से एक सिंपल सी परिभाषा, लेकिन हम लोग और अच्छे से समझाएंगे आपको कि ऐसे कैसे छोड़ दें। इसीलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, साफ करता हूँ। अगर करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। बाकी अब देखो ये जो पदार्थ है भौतिक, और पदार्थ के जो गुण बताए थे मैंने, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इस आधार पर पदार्थ या ये परिवर्तन क्या होते हैं या कैसे होते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कि उसकी जो पर्टिकुलर एक पार्ट के अनुसार परिभाषा दे रखी है वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाएं में हम जब पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, उससे पहले थोड़ा सा हमने ये चीज़ जो 7वीं में या 8वीं में दी हुई है, ये चीज़ थोड़ी सी आपको आनी चाहिए या इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। चेंजेज यानी परिवर्तन, और वैसे भी दुनिया में परिवर्तन के सिवाय सब कुछ अस्थायी है, ठीक है ना, परिवर्तन ही चलता रहता है। बाकी आज मैं हूँ कल नहीं रहूँगा, आज आप हैं परसों आप नहीं रहेंगे, तो इस तरह से हम सब लोग मिट जाएंगे एक दिन, लेकिन परिवर्तन हमेशा होता रहेगा, ठीक है ना। अब ये दर्शन वाली बात है, समझ में नहीं आए तो अपनी पढ़े वाली बात ध्यान रखो, परिवर्तन। और ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, विज्ञान में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन, और भौतिक यानी अभी बताया था फिजिकल चेंजेज, ठीक है, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेज। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अभी गुण भी बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, उसी आधार पर है रासायनिक परिवर्तन। तो मैं इसे इंग्लिश में लिख लेता हूँ, केमिकल चेंजेज। हिंदी वाले आप भी ये इंग्लिश टर्म यूज रखना भाई, या याद रखना, मतलब ताकि आपको पता चले कि कभी ऐसा ही आ गया कि फिजिकल परिवर्तन को समझाइए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आजकल नया ट्रेंड ये चला है कि अधिकतर जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाए तो उदासीकरण नहीं दे के रेडॉक्स ही दे दिया, है ना। इस तरह से उपापचय अभिक्रिया को समझाए, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाए, तो कई बार जो इंग्लिश टर्म है वो हिंदी में लिख के दे दी जाती है। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी याद रहनी चाहिए। अब जैसे देखो ये जो परिवर्तन है 2 प्रकार के, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अब इनकी परिभाषा एक बार आपको बता देता हूँ। फिर एक चीज अपन वापस रासायनिक अभिक्रियाओं पर आते हैं और आपको समीकरण का बात बता के आज का वीडियो खत्म करते हैं। भौतिक परिवर्तन, तो ये चीज ध्यान रखना। अब भौतिक यानी पहले मैंने बताया था बाहरी,
तो किसी भी पदार्थ के बाहरी गुणों में होने वाला परिवर्तन। बाहरी गुण मतलब, अब देखो बाहरी, पहले तो परिभाषा बता देता हूँ। किसी भी पदार्थ के बाहरी गुणों में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है, बाहर के गुणों में। और किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुणों में होने वाला परिवर्तन वो क्या कहलाता है भाई? रासायनिक परिवर्तन। आंतरिक गुणों में होने वाला परिवर्तन, आंतरिक गुणों में होने वाला परिवर्तन, ये आंतरिक गुणों में होता है और ये बाहरी गुणों में होता है। अब देखो आंतरिक गुण कौन से हैं और बाहरी गुण कौन से हैं और आंतरिक गुण कौन से हैं? तो ये देखो, रंग है किसी पदार्थ का, रूप है, आकार है, आकृति है, गंध है, तापमान है, ये इस तरह से एक्सेट्रा ना, बहुत सारे जो आप बाहर से उसके स्वरूप देखते हो। तो ये रंग, रूप, गंध, आकार, तापमान, ये किसी भी पदार्थ के बाहरी गुण होते हैं। और आंतरिक उसका संगठन और रासायनिक गुण जो उसके आंतरिक गुण होते हैं। इनमें जो परिवर्तन होता है, देखो अब किसी पदार्थ के अगर रंग में, रूप में, जैसे बर्फ देखा आपने, तो उसका आकार में तो परिवर्तन, अवस्था में तो परिवर्तन हुआ था। एक और जैसे ये गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था, तो जो बर्फ वाला चीज थी, तो ये देखो जैसे एक इसका उदाहरण बता देते हैं, है ना, अब भौतिक परिवर्तन का। तो बर्फ है, बर्फ से किस में बदलेगा आपका? पानी में। और पानी को और गर्म करोगे तो किस में बदल जाए? गर्म का सिंबल विज्ञान में अपने ये ऐसा त्रिभुज होता है, ठीक है ना। तीर के अगर निशान के ऊपर त्रिभुज जैसा चिन्ह है तो इसका मतलब कि अब इससे अभिक्रिया में गर्म चीज की जा रही है मतलब। और बर्फ, पानी को और गर्म करोगे तो ये वाष्प या भाप बन जाएगी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब देखो, लेकिन बर्फ भी जल से बना हुआ, इसका फॉर्मूला H2O है। पानी भी जल से बना, इसका फॉर्मूला भी जो केमिकल है वो H2O है। तो ये चीजें तो है इसमें। और अगर इसका उदाहरण देखोगे अगर आप, तो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना। इसके अलावा देखो, लोहे पर जंग लगना, इसके अलावा कोई भी पदार्थ का जलना हो या दहन हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है? जलना या दहन। ये परिवर्तन किस में आता है मतलब? तो मोमबत्ती का जलना भी, पिघलना अलग बात है, और जलना हो तो वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे मतलब उदाहरण के रूप में। तो आप एक तरह से देख लो कि भौतिक परिवर्तन बाहरी गुणों में, और बाहरी गुण कौन कौन से हैं? वो रासायनिक परिवर्तन, आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे संगठन वगैरह है। अब देखो दूसरी चीज कि इसमें नए पदार्थों का निर्माण, ये पहली थी मतलब, ठीक है। ये दूसरी चीज, इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। कि सर कैसे बताओ? तो अब नया हो तो रहा है सर, तो देखो अभी बताते हैं। बर्फ है, बर्फ से बेशक पानी बना है, तो ये अवस्था परिवर्तन हुआ है। ये सॉलिड था, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये जैसे सॉलिड अवस्था में, सॉलिड यानी ये ठोस अवस्था में था, तो ये द्रव में बदल गया, तो ये गैस में बदल गया, लेकिन रहा तो पानी के पानी। तो इसमें मतलब पदार्थों के सिर्फ भौतिक गुणों में, मतलब कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब दूध से दही बन गया तो उसका पूरा ही केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन पूरा बदल गया। अब आप दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हो। लोहे पर जंग लग गई है, तो वो जंग लगी हुई चीज जो लोहा है वो अब एकदम लोहा असली रहा ही नहीं, उसमें जंग वाला लोहा बन गया मतलब। और जलना, अब कागज को जला दिया आपने, ठीक है ना, तो कागज को जला दिया तो अब राख बन गई, उस राख से वापस आप कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज ये कि इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं हुआ है, और लेकिन इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। कि कैसे सर मतलब? तो वही देखो, नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बना ना भाई, नए पदार्थों का निर्माण। लोहे से जंग लगी तब और भी नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना। इसमें दूसरा जो विशेषता है इसकी भौतिक परिवर्तन की और रासायनिक परिवर्तन की, कि भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखो आप लोग तीसरी चीज कि इसमें परिवर्तन का कारण हटा देने पर प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। परिवर्तन का कारण हटाने पर प्रारंभिक पदार्थ
पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अब इसका मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा, इसमें नहीं लिख लेता हूँ कि इसमें नहीं किया जा सकता। कि सर ये समझाओ कैसे? तो बिल्कुल आसान भाषा में, परिवर्तन का कारण, बर्फ से पानी बदलने के पीछे क्या कारण था कि इसको गर्म किया था। पानी को वाष्प बदलने के पीछे क्या कारण था कि भाई जिसके पीछे का कारण परिवर्तन का कारण, इसके परिवर्तन का कारण क्या था, तो ये भी ऊष्मा थी या गर्मी थी, मतलब या उसको गर्म करना था। अब मैं इसको गर्म की जगह ठंडा कर दूं, ठीक है ना भाई, ये ठंडा कर दूं क्योंकि गर्मी का कारण हटा दिया मैंने, तो अब ये क्या बन जाएगा? पानी। पानी को और मैंने ठंडा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दूध से एक बार दही बन गया कि सर अब आप आइए और चाय पिलानी है आपको, और अब दही जमा दिया मैंने, अब उसमें से दूध निकाल देते हैं, तो आप ऐसी चाय पिलाए बिना रहने देना, मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। कि लोहे पे जंग लग गई है, अब सर क्या कहते हैं इसको वापस लोहे ऐसा ही उस भाव में बेचे या कोई अच्छी चीज़ बनाए, कभी संभव नहीं है। अगर कोई चीज़ कागज़ था कि सर एप्लीकेशन लिखी थी छुट्टी के लिए लेकिन वो तो जल गई सर, तो वो फिर कागज़ एक बार जल गया, हम जल गए हैं, रावण दहन हो गया है, वो उसका पुतला जरूर आता है वापस, मतलब लेकिन रावण कभी फिर वापस नहीं आया, या पुतला एक बार जलने के बाद फिर वो प्रारंभिक पदार्थ भले कुछ भी कर लो आप पदार्थ मिल नहीं सकता है। दूध से दही बन गया तो अब वापस दही से कभी भी दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें कान हटा देने पर भी प्रारंभिक वाला मतलब पहले वाला पदार्थ जिससे वो चीज़ दूसरी बनी है वो वाला नहीं मिल सकता, मतलब कि कैसे भी कर दो तो ये वापस नहीं मिल सकता है, कैसे भी कर दो तो ये नहीं मिल सकता है। और किसी का भी कागज़ का दहन वहन या जला दोगे तो फिर वो पुराने वाली पदार्थ चीज़ वापस नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। चौथा पॉइंट अब बिल्कुल ईजी है कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। कि सर ये तो नया शब्द है, मतलब रिवर्सिबल, इंग्लिश वालों के लिए रिवर्सिबल, और ये अनुत्क्रमणीय होता है। ये कैसा होता है भाई? इरिवर्सिबल, ठीक है ना। अब देखो इसको द्विदिशीय बोल सकते हैं, ये की जगह 2 डायमेंशनल, ये द्विदिशीय, और ये मोनो या 1 डायमेंशनल एक दिशीय। कि सर ये क्या है रामायण, इसको भी बताते हैं। देखो सुनो, उत्क्रमणीय, पहली बात तो ऐसे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी होती है और उत्क्रमणीय परिवर्तन भी होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में गतिशील हो, दोनों दिशाएं कौन सी? जिसमें आगे भी हो और पीछे भी हो, तो वो परिवर्तन, जैसे बर्फ है भाई, इसी को उदाहरण लेते हैं आप, बर्फ है, बर्फ से आपने इसको गर्म किया तो ये क्या बन गया? मतलब पानी। अब देखो गर्म किया तो क्या बन गया? पानी। ठंडा करोगे क्या बन जाएगा? बर्फ। तो ऐसे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हो, आगे भी चलती हो और पीछे भी चलती हो, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय गुण या उत्क्रमणीय परिवर्तन, द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में। तो द्विदिशीय भी एक ही बात है, पूछ ले तो ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में गतिशील हो, ये उसे द्विदिशीय कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जो एक ही दिशा में गतिशील हो उसे अनुत्क्रमणीय। दूध से दही बन गया, अब पीछे वापस नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे, एक ही दिशा में जाएगा, इसीलिए इसे एक दिशीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या इरिवर्सिबल परिवर्तन कहते हैं। ये दोनों दिशाओं में गतिशील है, इसीलिए इसे उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल या फिर 2 डायमेंशनल भी कहते हैं। और देखो सुनो, जैसे ये सिंगल वाला एक ही दिशा में है तो इसको इस तीर का निशान, सिंगल तीर के निशान से दर्शाते हैं, और अगर ये इस तरह का है तो इसको हाफ तीर, 2 हाफ तीर के निशान से दर्शाते हैं। तो ये जो आधा हाफ तीर है ऊपर वाला अग्र अभिक्रिया को दर्शाता है, और ये प्रतीप यानी पीछे वाली अभिक्रिया को या रिवर्स अभिक्रिया को दर्शाता है। तो कभी कभी ये भी चीज़ ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, और बाकी तो जैसे हाँ लास्ट पॉइंट इसका और लास्ट पॉइंट इसका भी, तो ये भी एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। अब ये क्यों पढ़ाया, इसके जस्ट 1 मिनट बाद आपको बता रहा हूँ कि इतनी रामायण हमने पीछे वाली क्यों गाई है। तो ये देखो अस्थायी होता है, ये परिवर्तन अस्थायी होता है, और ये परिवर्तन स्थायी होता है। साइज समझ में आ गया होगा? नहीं आया हो तो बताऊँ। ये मतलब अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो कैसे सर, कि इसमें बर्फ से पानी बनाया, पानी से आप भाप बना दिया, भाप से वापस उसको ठंडा करके आपने पानी बना दिया, पानी से थोड़ी देर और ज़्यादा बर्फ बना दिया। इसमें और जैसे कागज़ का, मतलब कागज़ से कुछ भी आपने नाव वाव बना ली, फुटबॉल बना दिया, पसंद नहीं आया तो वापस नाव को मतलब कागज़ को चौड़ा कर दिया। आटे की जो लोई होती है उससे आप कोई भी शेप बना सकते हो। आटे की जो लोई है नहीं,
उसे गोल शेप बना सकते हो, ठीक है ना, त्रिभुजाकार बना सकते हो, चौकोर बना सकते हो। पसंद नहीं आए तो वापस गोल करके आटे को, लोई को गोल कर सकते हो, चपटी कर सकते हो, रोटी बना सकते हो, पूरी बना सकते हो, जैसा आप चाहो जिस तरह की चीज़ उसको बदला जा सकता है। इसीलिए और नया भी कुछ नहीं बना, आटा आटा ही रहा, ठीक है ना, कागज कागज ही रहा, और बर्फ बर्फ और पानी पानी ही रहा, और ऐसा ही है ही नहीं, ठीक है ना। और हाँ, अब अगर आपने रोटी को सेक लिया है तो फिर वो जलना वाला हो जाएगा, दहन वाला, तो ध्यान रखना, फिर वो रासायनिक में आ जाएगा जलते ही। और इसमें जो भी चीज़ एक बार बन गई वो इससा ही है, दही बन गया तो इससा ही है, लोहे पर जंग लग गई तो इससा ही है। कोई भी चीज़ अगर मोमबत्ती को जला दी या किसी और चीज़ को आपने जला दिया, दहन कर दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं भाई, स्थायी, मतलब, ठीक है ना। तो एक तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसे कहते हैं, ये मुख्य चीजें हैं, ये ध्यान रखना आपको। अब कैसा ये क्यों पढ़ाया आपने हम लोगों को, मतलब, जबकि हमारा पाठ का नाम तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है। तो ध्यान रखना, कभी जब आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एकदम आसान सी सबसे छोटी सी परिभाषा जो आपको लिख के आनी है, या भूल जाओ सब कुछ तब भी, कि ये चीज रखना भाई कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल इजी सी, मतलब, तो कितनी बढ़िया थी। इसीलिए मैंने पढ़ाया था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिक वाली, रासायनिक अभिक्रिया का होना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो अब आपको और आगे पढ़ाते हैं डिटेल में, मतलब। तो देखिए, अब मैं इसको हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, या मतलब साफ करता हूँ। तो अब देखो रासायनिक अभिक्रिया, तो रसायनों के बिल्कुल छोटी सी परिभाषा अगर आप याद करोगे तो विभिन्न रसायनों के मध्य होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी एक तरह की है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, फिर देखो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन साथ ही साथ द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। इसमें कोई भी नए पदार्थ नहीं बन, मतलब जितना पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होगा उतने ही अपने उत्पादों का कुल द्रव्यमान होगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन का होना ही राइटिंग थोड़ी बिगाड़ रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मध्य पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप लोग मोस्टली, कि रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। पुराने बंध टूटते हैं, बंध है नहीं जिसके माध्य से दो तत्व आपस में जुड़े हुए रहते हैं, पदार्थ आपस में जुड़े हुए रहते हैं। पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, नए बंध बनते हैं। ये भी ध्यान रखना। और देखो, अब जो एक तो ये परिभाषा लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, और सबसे उपयोगी, सबसे काम की, और जो सबसे अपने पाठ के हिसाब से जो परिभाषा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो हमेशा आपको याद रखनी है। और वही इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ध्यान रखना। आप देखो, जैसे मान लो कोई भी ये रासायनिक अभिक्रिया है कि ये एक ए रसायन है, बी रसायन है, और मिलकर क्या बनाए, सी। भाई कुछ न कुछ तो मिलेगा। अब चाय बनाई थी आपने, मतलब चाय भी बनाओगे, या जैसे आपने दूध से दही बनाया आपने, तो दूध में बैक्टीरिया डालोगे, ठीक है ना, तब जाकर वो दही बनेगा आपका। तो कुछ न कुछ तो मिलाओगे, तब कोई न कोई चीज अभिक्रिया होगी, मतलब ऐसे तो होगी नहीं। तो देखो, ए और बी मिलकर ये रासायनिक अभिक्रिया मान लो, तो ए और बी मिलकर सी बनाते हैं। तो ये जो जिनसे अभिक्रिया शुरू होती है, तो ध्यान रखना, उसे अभिकारक, जिनसे अभिक्रिया शुरू होती है उन्हें अभिकारक, अभिकर्मक, या कॉमन नाम बिल्कुल क्रियाकारक कहते हैं। ध्यान रखना, वे पदार्थ जिनसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और शॉर्ट में इसको आर से दर्शाते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई। तो ये क्या है, ए और बी, अभिकारक कह दो, अभी रिएक्टेंट, मतलब सारा इंग्लिश का नाम एक ही है। मतलब तो वे पदार्थ जिनसे रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, वे पदार्थ जिनसे रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, जिनसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है,
शुरू होती है वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक, क्रियाकारक, या फिर मैं एक ही शब्द बोलूँ तो रिएक्टेंट। ठीक है, इसके अलावा या फिर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दोनों एक ही परिभाषा, कोई भी लिख के आओगे तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। तो ये तो है क्रियाकारकों की या फिर रिएक्टेंट की परिभाषा। अब देखो इन अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप, मतलब अब इनमें जैसे अलग तरह का बंध था, ठीक है ना, मान लो ये इस तरह से जुड़े हुए थे, अब ये या फिर ये तो बिल्कुल ही ए साथ जुड़ा हुआ था, ये ए साथ जुड़ा हुआ था, बी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये दोनों में मिलकर इनके बड़े पूरे बंध टूटा के ये सब किस में चेंज हो गया? तो सी में। तो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखो अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप, ये अभिकारक है, आपस में क्रिया करेंगे, फिर ये अभिक्रिया इधर जाएगी, तो जो पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ आपके सामने है, ए और बी क्रियाकारक हो गए, अभिकारक हो गए, इनकी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ जो सी है उसे उत्पाद या फिर क्रियाफल कहते हैं। एक ही बात है भी, ठीक है ना। और इंग्लिश में जिसे हम शॉर्ट रूप में दर्शाएंगे प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम पी से दर्शाते हैं। तो मेरे हिसाब से एकदम आसान, मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिकारकों की आपसी क्रिया के फलस्वरूप जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद या फिर क्रियाफल या फिर प्रोडक्ट। तो मतलब उत्पादों की क्रिया, सॉरी, अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ, अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला या बनने वाला पदार्थ, बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाता है। ठीक है ना, क्रियाफल कहलाता है। तो एक तो ये चीज़ आपसे कभी एग्जाम में एक एक नंबर के रूप में ये दो चीज़ें पूछी जा सकती है कि भाई 1 या 2 नंबर के रूप में कि अभिकारक की परिभाषा बताओ या फिर उत्पाद की परिभाषा बताओ। और अब हम आ रहे हैं वास्तविक परिभाषा पर। तो अभिकारक समझ में आ गया होगा आपको, वे पदार्थ जिनसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है या वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक, रिएक्टेंट, अभिकर्मक या क्रियाकारक कहते हैं। क्रियाकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को, क्रियाकारक आपस में क्रिया करेंगे, उनसे जो नया पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? मतलब उत्पाद या फिर क्रियाफल, और इंग्लिश में प्रोडक्ट जिसे पी से दर्शाते हैं। तो ये चीज़ें आपको एकदम क्रियाकारक, अभिकारक के बारे में बेसिक रूप से जानकारी होनी चाहिए। और कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि इसमें कितने क्रियाकारक हैं, कितने उत्पाद हैं। इसमें जैसे अभी देखो 2 क्रियाकारक हैं, 1 उत्पाद है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इजिकल टू प्लस जी, तो पूछो कि अब अभिकारक की संख्या कितनी है अभिकारक की, तो आप देख लो आप 5, ठीक है ना। और पूछ ले कि उत्पाद की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना 2। तो कभी कभी ये परमाणु की कोटि या संख्या भी पूछी जा सकती है, तो आपको इस तरह से ध्यान भी रखना है। अब आगे देखो, अब जो हम जिस पॉइंट पे आए हैं, अब मैं रासायनिक अभिक्रिया की एक सही परिभाषा बताता हूँ जो आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है ना, जो आपको एग्जाम में लिखनी है और इसी से आपको नंबर मिलेंगे मतलब। और एकदम वो ये वहाँ तक हम अभी पाठ को शुरू कर रहे हैं, और शुरू करने से पहले मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें जो आप भूल चुके हो या जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है वो सारी बातें मैंने आपको समझाई है। तो अब देखते हैं वो जो जिसको हम इतना पढ़ रहे थे या जिसके लिए हम पढ़ रहे थे कि देखो वह प्रक्रम या वह क्रिया है ना, वह प्रोसेस, वह प्रक्रम जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, या क्रिया करके नए पदार्थों का फॉर्मेशन या निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम में पुराने बंध टूटते हैं
और टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। नए बंधों का निर्माण, बंध यानी बॉन्ड, निर्माण होता है। इस प्रक्रम को या इस घटनाक्रम को या इस क्रिया को या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इतने रामायण के बाद जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, अब ये परिभाषा कंप्लीट हुई है। तो किसी भी वह प्रक्रम जिसमें पुराने बंध, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, वह प्रक्रम जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, या अभिकारक आपस में क्रिया करके नए पदार्थ उत्पादों का निर्माण करते हैं, वह घटना या वह परिक्रम या वह प्रोसेस क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आई होगी। तो ये है रासायनिक। और अपने पाठ में भी जैसे देखो, उदाहरण के रूप में मैग्नीशियम का फीता है, रिबन है ना, उसको जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो वो जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। जैसे कोयला वोयला जलाते हो ना आप, तो ये, या लकड़ी वगैरह, तो ये कोयला ऑक्सीजन के साथ जला और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसके अलावा जैसे देखो, आपके पाठ में एक और उदाहरण दिया हुआ है कि ZnSO4, सॉरी जिंक, इधर मैं बताता हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, के साथ जिंक क्रिया करता है। और ये कैसा होता है? तनु। ये तनु क्या होता है अभी बताता हूँ। क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये देखो H2SO4 है ना, ये जो Zn है, ये इसके साथ जुड़ गया और ये H2 अलग हो गई। अब देखो ये तनु का, और एक और चीज़ होती है तनु, और दो चीज़ें या दो शब्द आप पढ़ोगे, तनु और सांद्र। तो ये सांद्रता के आधार पर है। किसी पदार्थ में जैसे आपने मतलब 1 लीटर दूध लिया तो ये सांद्र है, ठीक है ना। और इसमें अगर आपने क्या कहते हैं कि 2 लीटर पानी मिला दिया तो डाइल्यूट कर दिया, ये कंसंट्रेट और ये डाइल्यूट, ठीक है ना, ये सी कंसंट्रेट। तो अगर जिसमें उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है और पानी या अन्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं, पतला कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सांद्रता कम हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जिसमें सांद्रता या कंसंट्रेशन कम हो जाती है उसे कहते हैं तनु। जैसे जो अपने एसिड आते हैं, तो ये प्योर एसिड नहीं होते हैं, उस एसिड में दूसरे पदार्थ मिला दिए जाते हैं, पानी मिला दिए जाते हैं, ताकि उस एसिड की जो एसिडिटी है वो कम हो जाए, जो उसका प्रभाव है वो कम हो जाए। इसीलिए हमें जो भी बाजार में बाथरूम क्लीनर वगैरह मिलते हैं वो तनु एसिड होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हमें कभी नहीं देते हैं, या जो मतलब कंसनट्रेट एसिड है वो हमें कभी नहीं मिलते हैं। तो जब हम इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया भी पाठ में पढ़ते हैं, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया करता है, तो जिंक H2 को हटा देता है और खुद तो जिंक सल्फेट बना देता है, और H2 गैस को या हाइड्रोजन गैस को अलग कर देता है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या है भाई? उदाहरण। तो इस तरह से हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण, फिर आपका ये वीडियो एक तरह से पूरा करते हैं। मतलब शायद बोर नहीं हुए होंगे, और होना भी नहीं चाहिए जीवन के लिए। आपके माँ बाप बड़े ख्वाब देखकर आपको पढ़ाते हैं, बड़ा दुख देखकर आपको पढ़ाते हैं, और अगर आप पढ़ने में बोर हो गए तो फिर तो मतलब बात गई, कोई मतलब नहीं है। जिसका जो सपना वो देख रहे हैं फिर तो, लेकिन आप पूरा करोगे, मुझे पक्का यकीन है। अब देखो अगला टॉपिक आता है अपना, इसको जल्दी पूरा करते हैं। रासायनिक समीकरण, अभिक्रियाओं के प्रकार अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। समीकरण को, जैसे रासायनिक समीकरण, देखो ये चीज, पहली बात तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, रासायनिक समीकरण क्यों बनाने पड़े, जब हमारे पास पहले से क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक वाक्य के रूप में बोली जाती है कि भाई जैसा अगर मैं ऐसे लिखूं कि हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ मिलाने पर हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण होता है या HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर जल का निर्माण होता है, तो वाक्य के रूप में बहुत बड़ी लाइन हो जाती है या असुविधा रहती है। तो इसी असुविधा से बचने के लिए रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं या बनाए गए। कि सर ये रासायनिक समीकरण है क्या? इतनी आसान सी परिभाषा है भाई कि आप लोग बिल्कुल ही एकदम याद रखना ही नहीं है, मतलब अपने आप याद हो जाएगी, किसी को तो याद करना पड़ता है। इसकी इतनी मतलब आसान सी परिभाषा है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण
कहलाता है। क्या सर ये एकदम बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। नंबर पूरे कि पूरे मतलब। अब लेकिन देखो लिखने के तरीके दो है हमारे पास, ठीक है ना। तो उस आधार पर एक तो जैसे हम शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे वो मैं बताता हूँ। शब्द और एक होता है सूत्र, क्योंकि रसायन में हर एक रसायनों के वैज्ञानिकों ने सूत्र दे रखे हैं, मतलब जैसे कि हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, क्लोरीन का क्या है। तो शब्द वाला उदाहरण दूं तो जैसे ये देखो, ये लिखो आप हाइड्रोजन, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई? जल। वैसे इसको ऐसे भी लिख लो, आगे कई नए लोगों के बच्चों के समझ में नहीं आएगा, तो ये इस तरह से लिख लिया मैंने जल। कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये शब्द रूप में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे। अब अगर आप लोग शुद्ध रूप में लिखोगे तो देखो, शुद्ध रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो देखो हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का सूत्र O2 और H2O। अब ये इम्बैलेंस है, ठीक है ना। तो देख लेना, बैलेंस कर देना, ये 2H2 प्लस O2 यानी 2H2O, जल का निर्माण हो जाएगा। समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब तो ये जैसे शब्दों के रूप में लिखा तो ये शब्द समीकरण, और अगर आपको इसको संकेतों के रूप में लिखा या सूत्रों के रूप में लिखा तो ये अपना सूत्र समीकरण। तो कभी कोई पूछ ले कि भाई रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल आप बताना कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शब्द समीकरण और एक सूत्र समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो वो शब्द समीकरण कहलाता है। उदाहरण के रूप में ये रहा आपका। और जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में या सूत्रों के रूप में या संकेतों के रूप में लिखा जाता है तो उसे सूत्र समीकरण या संकेत समीकरण या फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन कहते हैं। मतलब तो ये एकदम आसान सा, आपको अगर कहीं भी काम भी आ जाए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है या होता है। रासायनिक मतलब लिखना शब्दों में और सूत्रों में लिखा जा सकता है। इस आधार पर रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखते हैं तो वो शब्द समीकरण कहलाता है, और हम किसी भी अभिक्रिया को अगर सूत्र के रूप में लिखते हैं तो वह सूत्र समीकरण कहलाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए इतना सा। मतलब अब रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, तो ये छोटा सा टॉपिक है अपना। इसको पूरा करके कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप लिख ले, मतलब कर देना कुछ भी चीज़, कमेंट वगैरह। मैं आपका देख के जब भी अगला वीडियो बनाऊंगा तब उसमें आपकी जितनी भी जिज्ञासा है उसको सबको सॉल्व कर दूंगा। तो अब देखिए रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, कि भाई रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं तो 5-6 विशेषताएं हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, अब विशेषता में देखो पहली विशेषता ये है कि इसमें अभिकारकों को, अभिकारक यानी रिएक्टेंट है ना, एक ही शब्द लिख रहा हूं मैं, अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर, बाईं ओर लिखते हैं को LHS बाईं ओर, LHS साइड, और ये और वो वाला है ना, और उत्पादों को RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड या दाईं ओर लिखते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं आ गया मैं बताता हूं। लिखते हैं तो कैसे, देखो ये जैसे मान लो कोई भी H2 प्लस O2 मिलकर H2O मतलब जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, जल का निर्माण करते हैं। तो इस जल के निर्माण में ये जो है अभी बताया था जिनसे अभिक्रिया शुरू होती है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। अब मैं R से ही दर्शाऊंगा, है ना, और ये प्रोडक्ट है तो ये P। तो ये देख लो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है। तो ध्यान रखना, अभिकारकों को हमेशा और हमेशा बाईं ओर लिखते हैं और उत्पादों को हमेशा और हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरा कि अभिकारकों से उत्पादों की ओर, अभिकारकों से उत्पादों की ओर, अभिकारकों से उत्पादों की ओर तीर का निशान, उत्पादों की ओर तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं। तीर यानी ये ऐसा लगाकर दर्शाते हैं।
तो ये भी एकदम आसान सी बात है। ये आपके सामने बहुत सारे तीर लगे हुए हैं, या हर अभिक्रिया में तीर लगते हैं, नहीं पढ़ाई की तो फेल होने का तीर लगेगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो अभिक्रिया में तीर का निशान हमेशा और हमेशा ध्यान रखना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर होता है। अगर मैं ऐसे कर दूं कि H2 प्लस Cl2 HCl, अब मैं पूछूं कि इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं, तो अब ध्यान यूनिक सर ये तो ऐसे हुआ तो क्या है। तो अब फिर जब तीर का निशान देखो तो तीर के निशान की इधर की ओर तो ये रिएक्टेंट होंगे और ये हमेशा और हमेशा प्रोडक्ट, मतलब ये उत्पाद होंगे और ये अभिकारक या क्रियाकारक होंगे। ध्यान रखना ये अभिकर्मक, एक ही बात है। मतलब तो जिस और तीर का निशान होगा वो तीर के निशान वाले उत्पाद होंगे, ये ध्यान रखना। जिधर भी तीर का निशान होगा और जिधर तीर की पूंछ होगी उधर की साइड में अभिकारक होंगे या क्रियाकारक होंगे। तो ध्यान रखना अभिकारकों से उत्पादों की ओर हमेशा और हमेशा तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं। अगर एक से अधिक अभिकारक है या उत्पाद है, एक से अधिक अब मैं अभिकारक को आर लिखता हूं और प्रोडक्ट को पी लिखता हूं, है ना, उत्पाद को हो, तो उनके मध्य धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। तो उनके मध्य धनात्मक चिन्ह मतलब पॉजिटिव साइन या धनात्मक धन चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं, लगाते हैं। कैसे, ये देखो एक से अधिक है हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो इनके मध्य कौन सा निशान लगाया, तीर। कभी अगर ऐसा हो जाए कि ए बी और सी में टूट रहा है तो इधर भी तीर का मतलब प्लस का निशान लगेगा। कभी ऐसा हो जाए कि ये ए, ये बी, ये सी, ऐसा करके ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ऐसे कितने भी बढ़ाते जाएं तो इनके मध्य कौन सा निशान लगेगा, तीर, धन का, या फिर अपन अंग्रेजी में बोले तो प्लस का। मतलब तो धनात्मक चिन्ह लगाकर जितनी ज़्यादा संख्या होगी उनके मध्य अभिकारक और क्रियाकारक है उनके मध्य धन चिन्ह लगाया जाता है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ ये ध्यान रखना मतलब कि अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई भी ताप है, उत्प्रेरक है, अगर कोई मतलब विशेष प्रकार का कोई पदार्थ अगर मिलाना है तो उसके जितने भी तापमान है, अपना जो वायुमंडलीय दाब है, तो उसको हमेशा और हमेशा जैसे कि ताप, दाब और उत्प्रेरक को, ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर लिखते हैं। तो ऊष्मा है कि गर्म करना है तो ये सिंबल है, मतलब अपना ये ताप भी अगर मान लो ये ताप लिखना हो, अगर दाब लिखना हो तो हमेशा और हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं भाई, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। मतलब ये ध्यान रखना तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे, मैं नोट्स डाल दूंगा कभी अपना एक जैसे जो चैनल का नाम है ना वैसे ही नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, द गुरु भरत सर, उस पर मैं आपके ये नोट्स वगैरह डालता रहूँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। हो सकेगा तो मैं नीचे लिंक में लिख लूँगा। देखो ये 4 गुण तो मतलब 4 प्रकार या जो 4 विशेष है तो ध्यान रखना कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है इस तरह से। जिधर तीर का निशान होता है अभिकारकों से उत्पादों की ओर तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जिधर तीर का पूंछ होती है वो क्रियाकारक होते हैं और जिधर मुंह होता है वो प्रोडक्ट होते हैं। एक से अधिक होने पर, एक से अधिक क्रियाकारक और उत्पाद होने पर उनके मध्य धन चिन्ह लगाकर या प्लस का साइन लगाकर दर्शाया जाता है। और अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई या समीकरण में ताप, दाब या उत्प्रेरक या ऊष्मा दर्शानी हो तो हमेशा और हमेशा तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, तो एक बार आप लोग देख लेना। मतलब तो अब देखिए 5वां गुण, शायद इतना किताब में नहीं दिया हुआ आपके, पर आप इस तरह से पढ़ो कि आपको कुछ भी चीज़ रिग्रेट ना करना पड़े या कहीं से भी सवाल आ जाए तो छूटे नहीं। मतलब तो अब अगला 5वां गुण ये है भाई कि अगर समीकरण में जो अभिक्रिया को ही लिखते हैं तो अभिक्रिया अगर अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय अभी बताई थी, उत्क्रमणीय है तो ये निशान लगाते हैं आधा आधा, मतलब ठीक है ना, लगाते हैं। और अनुत्क्रमणीय है तब तो कोई संशय ही नहीं है, ये कि तीर लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब दोनों ओर गतिशील है, द्विदिशीय है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना। एक देखो
किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या सर, ये क्या मतलब हुआ? संरक्षित रहता है मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने ग्राम में या जितनी मात्रा में कोई पदार्थ भाग लेगा उतनी मात्रा में नए पदार्थ बनेंगे। मान लो कोई इधर से 5 किलो अभिकारक लिए तो इधर भी 5 किलो ही बनेंगे। ऐसा नहीं कि या 10 किलो हो गए या 7 किलो हो गए। जैसे देखो, किलो तो ज़्यादा बता दिया, बाकी इनकी यूनिट AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुविक द्रव्यमान इकाई। अब जैसे देखो C+O2, इसी में देख लो आप, द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है, ना तो नष्ट होता है, ना क्रिएट होता है, या ना उत्पन्न होता है, तो ये CO2 बन जाएगा। अब आपको शायद ध्यान होगा कि नहीं होगा, कार्बन का वजन 12 होता है, सीरियल नंबर परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन बार 12 होता है। ऑक्सीजन का 1 का 16 बार होता है, तो 2 का 32 हो जाएगा। और ये दोनों अगर आप इनको मिलाओगे तो 44 AMU वजन होगा। तो मतलब देखो, अभिक्रिया में क्रियाकारकों की मात्रा कितनी है, भार कितना है, या वजन कितना है, या उनका कुल द्रव्यमान कितना है, तो ये आप देखोगे तो 44 AMU है ना, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, या फिर आप तो 44 याद रखो। अब इधर भी देखोगे तो ये 1 आ गया, तो 12, वो की वो CO2, मतलब 16 × 2, तो देखो 12 + 32, तो ये वापस 44। तो मतलब कि 44 AMU, या आप तो ग्राम समझो समझने के लिए, वैसे यूनिट AMU है, पर 44 ग्राम अगर C+O2 ने भाग लिया तो वापस भी नया भी 44 ही बना है। ना तो द्रव्यमान कम हुआ है और ना ही द्रव्यमान ज़्यादा हुआ है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो रासायनिक समीकरण में या संतुलित रासायनिक समीकरण में हमेशा और हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। अब एक लास्ट पॉइंट, ठीक है, फिर आप भी मतलब क्या कहते हैं कि फ्री हो जाओ और मैं भी फ्री होता हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कि अगर अभिक्रिया 2 प्रकार जैसे प्रकार पढ़ेंगे, तब रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी। तो इसको कैसे मतलब रासायनिक समीकरण से हम पता कर सकते हैं कि जैसे A + B मिलकर C बना है, ठीक है ना, तो यहाँ अगर -E है, इसका मतलब कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, या आवश्यकता है मतलब ऊर्जा देने की। और A + B ये C बना और इसमें +E है, तो इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है। कि सर ये क्षेपी शोषी क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो वो तो कहलाती है ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ऊष्माशोषी बता देता हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब अंदर आती है, इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। ये सही है भैया ना, एंडोथर्मिक। और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। और लास्ट पॉइंट, वैसे यहाँ नहीं, हम कहीं और भी बता देंगे, पर अब आज बता ही रहा हूँ तो बता ही देता हूँ, फिर आपको परेशान नहीं करता हूँ कि भाई रासायनिक समीकरण में एक तो रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। संरक्षित रहता है और कब रहता है? जब समीकरण कैसा हो? संतुलित। वो कल नए वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। और रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और क्रियाकारकों के मध्य रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है। भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है। कैसे भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं, कैसे मतलब? तो वो देख लो, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? CO2। तो कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और ये भी गैस होती है। H2 हाइड्रोजन गैस, और है ना, ये संतुलित नहीं है, अभी मैं लिख रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, लेकिन ये क्या होता है? लिक्विड। तो संतुलित एक समीकरण में हम पदार्थों की अवस्थाओं को भी लिखते हैं, उसकी भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। तो इस तरह से एक मैराथन चीज़ में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पूरा कराया है। वीडियो को 2 बार देखिए, स्लो मोशन में देखिए, स्किप किए हुए बिना देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना परेशानी लिखिए। मैं आपको अगले वीडियो जब भी बनाऊंगा या जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी, भली अगली से अलावा आप अगर 1 महीने बाद भी डालोगे, तब भी मैं उस टाइम जब नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा, मैं आपके कमेंट वगैरह देखता रहता हूँ, तो मैं उस टाइम में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये सारी चीज़ें, और अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द गुरु भरत सर को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना बचाव रखिए। शुक्रिया।